वंदे मां शांति। आप लोग संस्कृत ज्ञान पाठशाला में सीख रहे हैं पहले हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम आपको सिखा रहे हैं मुहावरे, और मुहावरे के बाद आपको लेकर चलेंगे हम लोकोक्तियाँ की ओर। मुहावरे की लगभग ये वीडियो पूरी होगी, इसके बाद लोकोक्तियाँ की शुरू हो जाएगी। उसकी भी कई वीडियोस बनेंगी और वो भी आप ध्यान से देखिए। देखिए, हम आपको कई बार बता चुके हैं, बच्चे ज़्यादातर बहुविकल्पीय के पीछे भागते हैं। बहुविकल्पीय कितने होते हैं? बहुविकल्पीय जितने भी हो, चाहे मैं कहती हूँ 100 हो जाए बहुविकल्पीय हैं, लेकिन बहुविकल्पीय में भी अगर हमें आइडिया नहीं है, उसका मीनिंग नहीं पता है हमें, तो क्या होगा? तो अंधेरे में तीर चलाने के समान होगा। अंधेरे में तीर आपने चलाया तो वो कहीं गलत लग सकता है, तो इसका मतलब आपके मार्क्स कट सकते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। मैं बार बार एक ही बात को आपको लोग को बोल रही हूँ कि बहुविकल्पीय के पीछे जब आप फौरन देखेंगे तो आप अपनी नॉलेज का टेस्ट करिए बहुविकल्पीय से, तो कि हाँ भाई, ये हमें कराया गया, ये हमने पढ़ा है, इसका ये वाला सही होगा। आप तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए उसमें। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इस पर निशान लगाओ तो हाँ भाई ये सही हुआ, ये सही लग रहा है नहीं, सही होना ही चाहिए। तो उसके लिए आप जरूरी है आपको उसका शाब्दिक ज्ञान होना, उसका अर्थ ज्ञान होना जरूरी है। अब जैसे मुहावरे हैं, मुहावरे में अर्थ आपको पता है तो उसका प्रयोग आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह बहुविकल्पीय में अर्थ सही तो एक ही होगा उसका, लेकिन उसके 3 जो बहुविकल्प हैं वो कितने भी गलत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से उनको बदल कर दे सकता है। कोई जरूरी नहीं कि उससे मिलते जुलते ही हो। जो आज बहुविकल्प दे दी कल वही हो उस मुहावरे के, नहीं, वो कुछ और भी दे सकता है। गलत तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सही सिर्फ एक ही होगा। इसलिए हम सही की ओर ही भागें, सही को अच्छे से देखें और सही को अच्छे से समझें और मिस्टेक ना करें। चलिए आगे देखें। हमें देखना है आगे, अगला शब्द है दूध, यानी द वर्ण चल रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी करना, उचित न्याय करना। इसका प्रयोग बहुत सारी आसानी से हम दे सकते हैं। ग्रामों में जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत में पंच लोग क्या करते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं। या फिर पंचायतों में भी पंच लोगों का जो निर्णय होता है वो दूध का दूध, पानी का पानी ही करना होता है, और वो सभी को माननीय होता है, सबको मानना आवश्यक होता है। तो दूध का दूध, दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी उचित न्याय करना हो गया आपका। आगे अगला मुहावरा मिल गया धूल में मिलाना, नष्ट करना। नष्ट करना, उसको, उसका जो अस्तित्व है खत्म करना, उसको जो है किसी हानि पहुंचा करके उसको नष्ट करना। क्या कि मुहावरा है हमारा ये धूल में मिलना, धूल में मिलाना, यानी पाकिस्तान को भारतीय सेना कई बार धूल में मिला चुकी है। देख सकते हैं आप, कारगिल युद्ध ले लीजिए आप, कारगिल युद्ध में, या फिर वीर अब्दुल हमीद ने, ठीक है, उस वाले युद्ध में भी, कारगिल उस वाले युद्ध में भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल मिल कर दिया था, धूल में मिला दिया था। आगे नाक काटना, नाक काटना इज्जत गंवाना, नाक कटना, सॉरी, नाक कटना इज्जत गंवाना। क्या कर सकते हैं? हमें कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे अग्रजनों की, हमारे माता पिता की नाक कट जाए। किसी को भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात नाक कटने से बचना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे हमारे बड़ों की नाक कट जाए। आगे इज्जत गंवाना हो गया, नाक कटना का अर्थ हो गया इज्जत गंवाना। नेहले पर दहला, दूसरे की बात को महत्वहीन कर देना। अधिकतर लोग नेहले पर दहला चलकर अपनी ही बात को आगे रखते हैं। इस तरीके से दूसरे की सुनते ही नहीं हैं और नेहले पर दहला ही करने की कोशिश करते हैं, नेहले पर दहला ही करने की प्रयास करते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे रखते हैं, सर्वोपरि रखते हैं। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए, ठीक है। आंसू गैस के गोले छोड़ते ही भीड़ 9-2-11 हो गई, भाग जाना। या फिर बच्चे स्कूल में छुट्टी मारकर, स्कूल में गोल मारकर या बंक मारकर बाहर घूमने के लिए चल दिए, लेकिन प्रधानाचार्य के पहुंचते ही वो 9-2-11 हो गए। तो इस तरीके से आप कोई प्रयोग कर सकते हैं। नाक में नकेल डालना, बंदिश लगाना, ठीक है, नाक में नकेल डालना,
बंदिश लगाना। आजकल आप बच्चों को एक नाक में नकेल डालकर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो क्या लिखेंगे इसका प्रयोग हम? हमें कभी भी ऐसा ना करें कि बच्चों की नाक में नकेल डालकर रखें, या फिर बच्चों को भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि माँ बाप की नाक में नकेल ही डाल दें। ये भी सही है और पहला वाला उससे भी ज़्यादा उपयुक्त है। आगे अगला एग्जाम्पल देखें, साथ में मुहावरा, अर्थ और प्रयोग। नाको चने चवाना, बहुत परेशान करना। नाको चने चवाना यानी बहुत परेशान करना। बहुत अधिक शैतान बच्चे सीधे साधे बच्चों की नाक में या नाको चने चबवा देते हैं। तो सीधे साधे बच्चों की नाक में चने चबवा देते हैं। कौन से बच्चे? अधिक आफती बच्चे, बहुत परेशान करने वाले बच्चे सीधे साधे बच्चों की को नाको चने चबवा देते हैं। पानी पानी होना, लज्जित होना। एक अधिकारी के बच्चे को चोरी के अपराध में पकड़े जाने पर, अपराधी के बच्चे के चोरी में पकड़े जाने पर उसके पिता क्या हो गए? पानी पानी हो गए, यानी लज्जित हो गए। बच्चे को, सरकारी कर्मचारी के बच्चे को चोरी करते देखकर, चोरी के अपराध में पकड़े जाने पर उसके माता पिता क्या हो गए? लज्जित हो गए नहीं, बल्कि पानी पानी हो गए। यानी लज्जित तो हो ही जाएंगे वो, पानी पानी हो गए। पहाड़ टूटना, मुसीबतें आना। जैसे ही बरसात आती है और गांव में पानी भर जाता है, किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो क्या होता है? किसानों पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ता है, या खड़ी हुई फसल में आग लग जाने पर किसान की तो क्या हुआ? किसान पर तो मानो पहाड़ ही टूट गया। आगे देखिए, पापड़ बेलना, बड़ी विपत्ति झेलना। पापड़ बेलना, बहुत बड़ी विपत्ति झेलना, परेशानी झेलना। इसके लिए आजकल का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है देने के लिए। विद्यार्थी पढ़ लिख तो जाते हैं, लेकिन नौकरी के लिए उन्हें पापड़ बेलना ही पड़ता है, मुसीबतें ही झेलनी पड़ती हैं। सरकारी नौकरी के लिए पढ़े लिखे विद्यार्थी भी क्या करते हैं? पापड़ ही बेल रहे होते हैं। अगला, प्राण हथेली पर रखना, मृत्यु के लिए तैयार रहना। हमारे नौजवान, भारतीय सेना के नौजवान हमेशा प्राण हथेली पर रखकर देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। यानी प्राण हथेली पर ही रहते हैं उनके, कि कब उनको बुलावा आ जाए या कब उनकी जो है सेना में क्या हो जाए, उनको, उनके साथ कोई दुश्मन उन पर अटैक कर दे या उनकी मृत्यु हो जाए। कहने का मतलब ये है कि प्राण हथेली पर ही रहते हैं उनके। तो क्या लिखेंगे इसका हम? भारतीय सेना के नौजवान हमेशा प्राण हथेली पर रखकर ही देश की रक्षा करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इसको आप हमेशा याद रखिए और ये लिख भी सकते हैं। पौ बारह होना, खूब लाभ कमाना। रामू के पिता ने ढेर सारा गेहूं भंडार कर लिया था, गेहूं का भंडार कर लिया था, सस्ते में गेहूं खरीदकर भंडार कर लिया था, लेकिन उसके दाम कई गुना बढ़ जाने पर उसके पौ बारह हो गए। रामू के पिता के पौ बारह हो गए। सस्ते में गेहूं भरने के बाद, सस्ते में गेहूं का भंडार करने के बाद जैसे ही दाम बढ़े तो रामू के पिता के पौ बारह हो गए। यानी कि कैसा लाभ हुआ? बहुत अधिक लाभ हो गया। मान लीजिए आपने 10 रुपए किलो का गेहूं खरीद लिया, उसके बाद में उसको 40 रुपए किलो बिक रहा है, तो उसका कितना हुआ? 4 गुना फायदा हुआ। कितने हुआ? 3 गुना फायदा उसको मिल गया। यानी 10 के बदले उसको 40 मिल रहा है 10 खर्च करने के बाद में। तो क्या हुआ? पौ बारह होना, उसके तो पौ बारह हो गए। चलिए आगे के और मुहावरे देखें। आगे के मुहावरे देखें। बाल बांका ना होना, यानी कुछ भी हानि ना होना। प्रयोग सुने इसका। ईश्वर की जिन पर कृपा होती है, ईश्वर जिनकी रक्षा स्वयं करता है, उनका बाल भी बांका नहीं होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो। ठीक है, ईश्वर की जिन पर कृपा होती है या ईश्वर जिनकी स्वयं रक्षा करते हैं, उनका बाल भी बांका नहीं होता है। आगे, बालों से तेल निकालना, असंभव कार्य करना। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना, जो मुश्किल हो बहुत ज़्यादा। मेन होल में, जो मेन होल जो सड़क के किनारे बने होते हैं, गोल गोल से बने होते हैं, अक्सर आपने देखा वो खुले रह जाते हैं लापरवाही की वजह से। तो मेन होल में बच्चे के गिर जाने से उसको निकालना कैसे हो गया?
मेन होल से बच्चे को निकालना, सुरक्षित निकालना, बालू से तेल निकालने के समान हो गया था। ठीक है, क्या लिखेंगे? मेन होल से बच्चे को सुरक्षित निकालना कैसा हो गया था? बालू में से तेल निकालने जैसा हो गया था, यानी इतना मुश्किल हो गया था निकालना उसको। अगला एग्जाम्पल है हमारा भीगी बिल्ली बनना, यानी भय से दबना। भीगी बिल्ली होना यानी भय से दब जाना। क्या लिखेंगे हम इसका एग्जाम्पल? पाकिस्तान को भारतीय सेना ने क्या किया? भीगी बिल्ली बना दिया। ठीक है, यानी भय से कांपने लगा। जब भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना के ऊपर आक्रमण करती है तो वो भीगी बिल्ली बन जाता है, इतना डर जाता है कि अति का बिल्कुल। ठीक है, आंसर क्या लिखते प्रयोग हम? भीगी बिल्ली बनना, भय से दबना। पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने भीगी बिल्ली बनकर रह जाती है। मुंह फुलाना, देखिए इसका मैं बहुत अच्छा से एग्जाम्पल आपको समझाने जा रही हूँ। मुंह फुलाना, संतुष्ट ना होना। क्या लिखेंगे हम? आजकल मोबाइल के युग में छोटे छोटे बच्चों से यदि मोबाइल छीन लिया जाए तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी अभी मैंने बस आपको पढ़ाते पढ़ाते ही मेरी स्मृति में आया कि मैं आपको ये कराऊं। क्या बताया मैंने आपको? मुंह फुलाना, संतुष्ट ना होना। आजकल छोटे छोटे बच्चे को यदि हाथ में से, बच्चों के हाथ में से यदि मोबाइल छीन लिया जाए तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। या छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना बच्चों की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक आदत है, या उनका स्वभाव ही होता है। दोनों एग्जाम्पल ही अच्छे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप चाहें। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। रिश्वत देने का क्या लिख सकते हैं हम? आजकल कोई भी काम मुट्ठी गर्म किए बिना नहीं हो पाता है। और भी कोई एग्जाम्पल लिख दीजिए। राम प्रकाश को रिटायर हुए काफ़ी समय बीत गया और वो ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मुट्ठी गर्म किए बिना उनकी पेंशन नहीं बन पाई है। यानी पेंशन पाने के लिए, पेंशन की कागज पाने के लिए राम प्रकाश जी को मुट्ठी गर्म किए बिना पूरा काम नहीं हो पा रहा है। यानी राम प्रकाश जी सरकारी कर्मचारियों की मुट्ठी गर्म किए बिना अपनी पेंशन के कागज नहीं बन पा रहे हैं। किसी भी तरह लिख दीजिए आप, जैसा आप चाहें। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है मक्खन लगाना, यानी चापलूसी करना। मक्खन लगाना, चापलूसी करना। दफ्तर में कर्मचारी लोग, छोटे छोटे कर्मचारी लोग, या जिसको कहना चाहिए कि सेवक लोग या फिर नौकर लोग वहाँ के, ठीक है, या छोटे छोटे जो इसको कहना है सेवक ही कहलाते हैं। जैसे कि भाई चाय पिलाने के लिए रख लेते हैं, पानी मंगा के लेने के लिए रख लेते हैं, वो इस टाइप की, यानी 4th क्लास वाली व्यक्ति। ठीक है, सरकारी कर्मचारी क्या करते हैं उनके साथ में? देखिए, मक्खन लगाना, चापलूसी करना। ठीक है, छोटे छोटे कर्मचारी आजकल अपना मतलब निकालने के लिए क्या करते हैं? अफसरों की चापलूसी ही करते नजर आते हैं। छोटे छोटे कर्मचारी यानी छोटे छोटे सेवक या सेवक लोग, कर्मचारी लोग, नौकर लोग सरकारी के अपने अधिकारियों को मक्खन लगाते ही नजर आते हैं। किसी भी तरह सेंटेंस को मोड़ लीजिए, आपकी हिंदी अच्छी है, किसी भी तरह आप सेंटेंस को मोड़ सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं प्रयोग को। ठीक, आगे देखिए। मिट्टी में मिलाना, पूरी तरह नष्ट करना। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कई बार मिट्टी में मिलाया है, कई बार मिट्टी में मिला दिया है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, जितने भड़ास हो सब निकाल दीजिए आप अपने दिल की। ठीक है, आप इसी बहाने से निकाल दीजिए कि अपनी कॉपी में एग्जाम्पल लिख के ही या प्रयोग के माध्यम से ही निकाल दीजिए। पूरी भड़ास निकालिए जितनी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर से सारे हमारे नौजवानों ने पाकिस्तानी सेना को मिट्टी में मिला दिया है, लिख सकते हैं। ठीक, आगे लिखिए। लोहे के चने चबाना, कठोर परिश्रम करना। आजकल प्रतियोगी परीक्षाएं भी IAS जैसी परीक्षाएं जैसी ही हो गई हैं। वास्तव में सच्चाई है, ये मैं आपको बता रही हूँ। जो एग्ज़ाम आपका होता है प्रतियोगी परीक्षा का, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके का बना हुआ होता है वो, जैसे किसी IAS ऑफिसर के लिए आपकी परीक्षा ली जा रही हो, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलती है। ये बहुत एक दुख की बात है। ये तो मेरे जो हृदय की बात थी वो मैंने आपको बताई। तो इसका क्या लिख सकते हैं आप? लोहे के चने चबाना। आजकल
प्रतियोगी परीक्षा पास करना भी आईएएस की परीक्षा के समान ही हो गया है। सत्य ही कहा है कि वो तो बिल्कुल लोहे के चने चबाने जैसा ही है। ये परीक्षा पास करना, प्रतियोगी परीक्षा पास करना लोहे के चने चबाने जैसा ही कार्य है। ठीक है, आगे श्री गणेश करना। श्री गणेश करना, प्रारंभ करना। ठीक है, कुछ भी क्या लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, अच्छा सा लिख सकते हैं, समझिए आप। सेठ जी ने अपनी दुकान का श्री गणेश नेताजी के हाथों से कराया था। लिख दीजिए। ठीक है, सेठ जी ने अपनी दुकान का श्री गणेश नेताजी के हाथों से कराया था। प्रारंभ कराना, शुरू कराना उनका, ठीक है, जैसे कहते हैं उद्घाटन होना, तो श्री गणेश उनसे ही कराया था। या फिर छोटे बच्चे की परीक्षा का श्री गणेश किस तरह करना चाहिए। छोटे बच्चे की परीक्षा का श्री गणेश पूजा इत्यादि करा करके ही करना चाहिए। या फिर और भी लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे धार्मिक अनुष्ठान करके ही करना चाहिए। बच्चे की जो अध्ययन है या पढ़ाई है उसका श्री गणेश, बच्चे की पढ़ाई का श्री गणेश हमें पूजा आदि अनुष्ठान करके ही करना चाहिए। ये तो हम सब करते ही हैं, कोई भी धर्म की ना हो, सब में हम जब बच्चे को पढ़ने भेजते हैं तो हम कुछ ना कुछ उसके लिए अच्छी से शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जो है पूजा के माध्यम से करते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ने भेजना आप किसी बच्चे को, तो आप क्या कहेंगे कि जैसे रामायण की चौपाई ले लीजिए, ठीक है, आप वहाँ से शुरू कीजिए। घर में दीपक जलाइए, पूजा कीजिए। किस तरह श्री गणेश करेंगे। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो इस तरीके से आपने श्री गणेश क्या किया, घर से ही उसको जो है अच्छे से शब्दों से उसका पहले क्या किया, पहले पढ़ाई से पहले श्री गणेश किस तरह किया, आपने प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उसको तख्ती पूजन भी कहते हैं कि आपने घर पर उसको तख्ती पूजन करा दिया, तख्ती पर ओम लिख दिया। जैसे ही हमारा अपना धर्म के अनुसार है, धार्मिक के अनुसार, तो वो हम उस पर लिख सकते हैं। और इस तरीके से श्री गणेश उसकी अध्ययन का कर सकते हैं कि पढ़ाई का, क्योंकि उसका पहला कदम होता है। चलिए, तो श्री गणेश का हो गया प्रारंभ करना। सांच को आंच नहीं, सत्य हमेशा निर्भय रहता है। सत्य हमेशा, सांच को आंच नहीं, सत्य निर्भय होता है। सत्य निर्भय क्यों होता है, देखिए आपको बताते हैं। गरीब मजदूर को पुलिस पकड़कर ले गई। ठीक है, उसने कहा, उसने क्या कहा, वहां जाकर थाने में जाकर क्या कहा कि सांच को आंच नहीं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ सांच को आंच कभी नहीं होती है। जो सच्चा व्यक्ति होता है वो हमेशा निडरता से बात करता है, बेखौफ बात करता है, निर्भय होकर बात करता है। ठीक है, तो निर्दोष व्यक्ति हमेशा यही कहेगा कि सांच को कभी आंच नहीं होती है। सूरज को दीप दिखाना गुणी परिचय का मोहताज नहीं होता। सूरज को दीपक दिखाना, सूरज का दीपक दिखाने का मतलब क्या होता है कि कोई महान व्यक्ति है, ठीक है, महान व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, सूरज को दीप, महान व्यक्ति के गुणों का बखान करना या महान व्यक्ति का परिचय देना। ठीक है, महान व्यक्ति का परिचय देना उसको सूरज को दीपक दिखाने के समान ही होता है। यानी महान व्यक्ति का जो परिचय है वो अपने आप में ही परिचय होता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व, उसके कार्य सब ही परिचय होते हैं। ठीक है, तो महान व्यक्ति यानी महान व्यक्ति के को का परिचय देना सूरज को दीप दिखाने के समान होता है। हवा हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, पुलिस के देखते ही देखते, ठीक है, क्या हुआ, चोर कहाँ क्या हो गया, हवा हो गया। पुलिस के देखते ही देखते चोर हवा हो गया, या कोई व्यक्ति अपराधी हवा हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हुए, और आगे की जो आज वीडियो है उसे हम पूरा करेंगे। आगे की और एग्जाम्पल देखें। आगे के मुहावरे देखें। हाथ पांव मारना, अत्यधिक प्रयत्न करना। MBBS परीक्षा के लिए या उसमें पास होने के लिए, बैठने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी बहुत अधिक हाथ पांव मारते हैं। और भी लिख सकते हैं। IAS परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थी बहुत अधिक मेहनत करके हाथ पांव मारते हैं। यानी बहुत अधिक हाथ पांव मारा करते हैं या मारते हैं, कुछ भी कर लीजिए। आगे, हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना। चीता हमेशा हवा से बातें किया करता है, यानी बहुत तेज दौड़ता है। अगला एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। राणा प्रताप का चेतक हमेशा ही हवा से बातें किया करता था, तो बहुत तेज दौड़ता था, यानी कि हवा से
बातें किया करता था, मतलब भागता था बिल्कुल, ठीक है, वो हवा से बातें किया करता था। हाथ पीले करना, आजकल विवाह करना, आजकल कन्या का विवाह करना भी, या सॉरी, कन्या के हाथ पीले करना जो है एक मुश्किल कार्य हो गया है, क्योंकि दहेज के लोभियों के सामने हाथ पीले करना, कन्या के हाथ पीले करना एक दुष्कर कार्य हो गया है। होश उड़ना, घबरा जाना, ठीक है, इसका क्या लिखेंगे एग्जाम्पल, समझिए। जैसे ही राम प्रकाश जी ने अपने घर पे कदम रखा तो सामने सामान फैला हुआ था, बिखरा हुआ था, तिजोरी खुली हुई थी, तो उनके देखते ही उनके होश उड़ गए। तो इस तरीके से हमने प्रयोग किया होश उड़ना का। हवा में तलवार चलाना, निरर्थक प्रयास करना, ठीक है, चलिए इसको हम आप ही के ऊपर लिखवा देते हैं, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको अगर हिंदी अर्थ याद नहीं है, हिंदी का ज्ञान नहीं है, उसका अर्थ पता नहीं है, तो बहुविकल्पीय आपके लिए बिल्कुल कैसे होंगे, हवा में तलवार चलाने के समान होंगे। यानी कि बहुविकल्पीय करने के लिए आपको हिंदी अर्थ याद होना आवश्यक है, और हवा में तलवार मत चलाइए। हथियार डालना, हार मानना, कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने भारतीयों के सामने हथियार डाल दिए, भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। चलिए, हमने अभी आपको बताया था कि थोड़े से बाकी हैं, ये हम आपको करा चुके हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों को, कमेंट दीजिए, और साथ साथ जो है सब्सक्राइब करना तो अवश्य ही जरूरी है, आपके लिए आवश्यक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। नई वीडियो का इंतजार कीजिए। कल हम सिखाएंगे आपको लोकोक्तियाँ। हम आपको बता चुके हैं कि ये सारी जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, 10 साल के पेपर्स के तो हैं ही, उसके साथ साथ हमने इम्पोर्टेंट भी कराए हैं, जो हमें लगा कि वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी हम आपको करा चुके हैं। और आगे का भी सभी काम इस तरह ही कराएंगे, जो भी कराएंगे। और वैसे तो आपकी ग्रामर लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार, धन्यवाद।